दोस्तों बात करें तो नथिंग ने यहाँ पे नथिंग फोन 3 को फाइनली लॉन्च कर दिया। अब देखा तो इस फोन का इंतजार हम यहाँ पे 1 साल से ज्यादा लंबे समय से कर रहे थे और जैसे इस फोन की कीमत आई तो पता चला इससे ज्यादा ओवर प्राइस्ड फोन आज तक लगता है नहीं बना, क्योंकि नथिंग ने इस फोन की कीमत 80,000 80,000 रुपए से शुरू कर दी। देखने सुनने में बहुत ज्यादा लगता है और देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये फोन तो बाहर सस्ता मिलेगा, इंडिया में महंगा मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा सोचा कि नथिंग एकदम से ऐसा क्यों आ गई? क्योंकि लास्ट ईयर फोन 2A इनके काफी ज्यादा हिट हुए थे, CMF जैसा ब्रांड इनका काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और फोन 3A सीरीज भी यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पर बिक गई, तो लोग उसे भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि 25-30 हजार में तो चलो हम फोन यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन 25-30 हजार का फोन निकालते निकालते एकदम से 80,000 का फोन, कितना वियर्ड नहीं लगता यहाँ पे? अब इसको सोचते हैं और एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है। फोन के अंदर जो चिपसेट यूज किया गया वो किया गया स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। यस, ये कोई स्नैपड्रैगन 8 Elite नहीं, 8s Gen 4 है और 80,000 रुपीज पे आपको 8 Elite जैसा प्रोसेसर तो मिलना चाहिए था। डिस्प्ले में 6.67 इंच का 1.5 के AMOLED स्क्रीन है 120 रिफ्रेश रेट के साथ। सरप्राइजिंग चीज है कि सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन डाली है। यहाँ पे मेटालिक फ्रेम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 50 MP का ट्रिपल कैमरा है, पेरिस्कोप जूम डाला है इन्होंने और 50 MP के कैमरा में भी इन्होंने जो टॉप ऑफ द लाइन सोनी सेंसर्स होते हैं वो यूज ना करते हुए ओमनी विजन के पीछे गए, जो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। एक काम थोड़ा इंटरेस्टिंग करा उन्होंने, यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी डाली इंडियन वर्जन में। यहाँ पे फ्लैट मेटल डिजाइन और IP68 की डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस है और इस बार इन्होंने ग्लिफ लाइटिंग को भी टोटली रिमूव कर दिया। यहाँ पे इन्होंने LED नोटिफिकेशन सिस्टम को लाया जिसे ग्लिफ मैट्रिक्स बोला गया है और वहां पे टोटल 489 छोटी छोटी LEDs है जिसका यूज आप अलग अलग चीजों के अंदर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गया, प्रोग्रेस बार हो गई। इसके अलावा नथिंग OS 3.5 है, एंड्रॉइड 15 बेस, 5 इयर्स के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा, 7 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस लेगा। और ओवरऑल जब मैं पूरे प्रोडक्ट को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है और अगर 50 या 55,000 तक आता तो एक बार सोचा जा सकता था इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि चीजें काफी थोड़ी अलग कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप का फोन है तो नथिंग थोड़ा सा अपने आप को प्रीमियम दिखाता है तो 50 या 55 हजार रुपए यहाँ पे लोगों से एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि इन्होंने 55,000 से सीधे इधर जब मार दिया सीधे 80,000 पे। नथिंग देखा है तो इससे पहले जब उसने फोन 1 निकाला था तो उसकी कीमत 32,000 थी, 45,000 रुपए कीमत रखी गई थी जब नथिंग का फोन 2 आया था। फोन 3 के साथ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कीमत 50,000 रुपए के ऊपर जाएगी, जो कि गई ऑब्वियसली, लेकिन 80,000 किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसका एक समझने का 2-3 तरीके। पहली चीज, नथिंग अपने आप को दूसरे ब्रांड से compete नहीं करवाना चाहती, वो अपने आप को अलग लीग में खेलना चाहती है। वो डिजाइन कंपनी या फिर कहूँ लाइफस्टाइल जैसे ब्रांड के अंदर उतरना चाहती है। तभी आप देखेंगे कि इसकी थोड़ी मार्केटिंग वगैरह रहेगी, वो थोड़ी लाइफस्टाइल ज्यादा फोकस रहेगी। दूसरी चीज, नथिंग को ये पता है कि वो सस्ते में बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन देके जो गेम खेलेंगे वो उनके लिए बैकफायर यहाँ पे कर सकता है, जैसा Xiaomi के साथ या Realme के साथ किया था। क्योंकि आज जब Xiaomi या Realme अपना कोई महंगा प्रीमियम फोन निकालते तो लोग अच्छा होने के बावजूद उस फोन को नहीं लेते हैं। ये बात नथिंग को बता दी। और इवन कार्ल पे का एक्सपीरियंस देखा तो OnePlus का, और OnePlus ने भी 60,000 का प्राइस मार्क जब टच किया तो लोगों ने भी OnePlus जैसी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं किया। OnePlus का 13 यहाँ पर नहीं बिका, इस वजह से 13S एक सस्ता मॉडल उन्होंने 50,000 रुपीज में निकालने की समझदारी दिखाई, जिस कारण से मार्केट में 40-50,000 को गैप को भर सके। लेकिन 60,000 पर भी OnePlus नहीं टिका। लेकिन एकदम से अगर नथिंग यहाँ पे 80,000 का आ रहा है तो क्या लोग उसे लेंगे? सच बताऊं, नथिंग को भी पता है फोन ज्यादा नहीं बिकेगा, इसकी लिमिटेड सेल्स होंगी। लेकिन नथिंग ने एक स्टेटमेंट देना था कि हम एक प्रीमियम कंपनी है, हम प्रीमियम जा सकते हैं और अपने फोन के लिए प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अब लोगों को देना या नहीं देना वो उनकी मर्जी है, लेकिन नथिंग ने तो अपना मोबाइल फोन यहाँ पर बना दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे जानना जरूरी है कि नथिंग एग्जैक्टली में वही चीज स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जो आज से 10 साल पहले एप्पल ने करी थी। 10 साल पहले जब एप्पल के आईफोन्स इंडिया में आते थे तो क्रेजीली ओवर प्राइस्ड होते थे, लोग उसे खरीदना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया मार्केट चेंज होने लगा, यहाँ पे लोगों का एप्पल की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी, एप्पल को एक एस्पिरेशनल ब्रांड मानने लगे और फिर EMI स्कीम, ऑफर स्कीम, डिस्काउंट, अलग अलग चीजों के कारण यहाँ पे इंडिया में एप्पल आईफोन आज के समय में इतना बिकता है कि इतना तो Xiaomi भी नहीं बिकता। लेकिन ये क्या चीज नथिंग अचीव कर पाएगा? ओनली टाइम विल टाइम। मेरे हिसाब से 2 चीजें हो सकती है, या तो नथिंग बहुत ज्यादा आगे का स्मार्ट सोच रहा है या फिर क्या तो जो आती फुलिश नेचर होता है ना वो है। देखो पहली नजर में तो लगता है ये फुलिश चीज है कि यार इतना ज्यादा इन्होंने क्यों कर दिया, लेकिन देखा जाए तो हो सकता है इनके कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी या कोई गेम हो जिसे हम अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इवन देखा तो मेरे को लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहे हैं तो नथिंग की पूरी इमेज इस तरीके से सेट करने में लगे कि नथिंग के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रीमियम होंगे, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में फ्यूचर नथिंग के फोन्स के ऊपर भी पड़ सकता है। जैसे फोन 4, 4A, 4A Pro या जो भी आएगा वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व करी, वो ये करी कि जो नथिंग जो कंपनी है ना यहाँ पे अपने इस प्रोडक्ट को ना ग्लोबल लेवल पे ले गई और इस प्रोडक्ट को यूरोप, USA, इवन जापान के अंदर भी फोकस करेगी। क्या देख के समझ में आता है, क्योंकि जब US मीडिया के इसके रिव्यूज और इसके फर्स्ट इंप्रेशन के आर्टिकल्स वगैरह डाले तो एक बात समझ में आ गई कि US मीडिया को लगता है कि
एप्पल, सैमसंग और गूगल के अलावा कोई चौथा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है, और उस वजह से इस फोन को उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव कवरेज दिया। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको ओप्पो की तरफ से फ़ोन, Xiaomi की तरफ से फ़ोन, वन प्लस है, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने होते हैं। इवन 80,000 में सैमसंग की गैलेक्सी S25 लाइनअप भी देखने को मिल सकती है आपको। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन वहाँ पे नथिंग वाले कम्पीट नहीं करना चाहते। एक प्रिडिक्शन मैंने ये बताई थी आज से कुछ साल पहले कि नथिंग अपने ग्लिफ इंटरफेस को पीछे डिच करेगी, वो इसमें किया, ग्लिफ मैट्रिक्स को लाए। मेरे को लगता है कि ग्लिफ मैट्रिक्स भी कुछ समय तक चलाएंगे, उसके बाद ये लोग और ग्लिफ मैट्रिक्स को भी डिच करेंगे। इसके साथ ही एक और प्रिडिक्शन जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को लग रहा है जो बहुत ज्यादा ट्रू रहेगी, वो रहेगी कि नथिंग फोन 3 के बाद अब जो भी नथिंग का नेक्स्ट फोन लॉन्च होगा ना, वो नथिंग का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फोन होगा। ये बात होगी, चाहे वो नथिंग का हो चाहे CMF ब्रांड का, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो प्रोडक्ट आएगा वो सबसे सस्ता रहेगा। और फोन 3 लॉन्च करके अपने सस्ते प्रोडक्ट को बेचने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी। नथिंग को ये बात पता है, इसलिए धीरे धीरे वो ऑलरेडी प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हैं और वो अपने आप को एज अ स्टैब्लिश्ड और बेटर ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो शायद वन प्लस भी नहीं कर पाया। CMF 20,000 रुपए के अंदर खेलेगा, नथिंग की A सीरीज 20 से 30,000 40,000 तक खेलेगी। इसके बाद 50,000 70-80,000 रुपए के बाद इसकी जो प्रीमियम फोन 3 सीरीज है वो खेलेगी। हालांकि एक बात बताऊं, नथिंग अगर अपना फोन 3 लॉन्च भी नहीं करती तब भी कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखने वाली बात है क्या आने वाले फ्यूचर के अंदर नथिंग के साथ यहाँ पर क्या रहता है और किस तरीके से कंपनी आगे यहाँ पर ग्रो करती है, ये देखने वाली बात है। नेगेटिव रिस्पॉन्स तो उसको काफी ज्यादा मिला है, और एक अच्छी बात हुई कि लोग इसके बारे में बात करने लगे, क्योंकि फोन लॉन्च के बाद फोन्स के बारे में ज्यादा लोग कोई बात करते नहीं है, लेकिन जब ऐसी प्राइस से रखेंगे तो हर कोई इसके बारे में बात करेगा। खैर ये सारी चीजें नथिंग के बारे में चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाद अगले टॉपिक पे आते, वो है आपका सैमसंग की जो फ्लैगशिप लाइनअप है, लिटरली वो गैलेक्सी S है। वहां पे उनकी जो ट्रिप स्ट्रेटेजी है ना, वो ये कह रही है कि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में यानी 2026 के अंदर ये लोग 2nm टेक्नोलॉजी पे मूव करेंगे और एक्सिनोस चिप के अंदर भी 2nm वाला प्रोसेसर यहाँ पे लेकर आएंगे। और वही बात करें 1.4nm वाले प्रोसेस टेक्नोलॉजी के, तो वो आपको 2027 तक डिले हो चुका है, तो 2027 से पहले तो नहीं आने वाला। इसीलिए अगले साल के जो फ्यूचर के स्नैपड्रैगन फोन्स या फिर जो एक्सिनोस प्रोसेसर्स होंगे वो 2nm बेस्ड होंगे, जिस कारण से और ज्यादा एफिशिएंसी निकले और ज्यादा परफॉर्मेंस निकले। और सीधी बात है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में नेक्स्ट बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक्सिनोस की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा खास रही नहीं है पास्ट में, यहाँ तक कि उसके अंदर हीटिंग और बैक्टीरियन के इश्यूज आए हैं, जिस वजह से सैमसंग को नई प्रॉब्लम वहां पे फिक्स करनी पड़ेगी। अगर अपनी 2nm चिप के साथ ये प्रॉब्लम फिक्स करते, फाउंड्री को फिक्स करते, तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज हो सकती है। इसके साथ ही एप्पल रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, काफी पॉपुलर लेकर है मिंग ची को। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो एप्पल है वो टोटली यहाँ पे स्मार्ट ग्लास और विजन प्रो जैसे हेडसेट्स के ऊपर मूव करेगा, क्योंकि आने वाले मतलब कि 2025 से लेकर 2030 का जो जमाना है ना, ये स्मार्ट AI ग्लासेस का बहुत ज्यादा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेटा के Ray-Ban ग्लासेस इंडिया में आते हैं। मेटा ने इसका सेकंड वर्जन भी ओकली जैसी कंपनी के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही बाकी कंपनीज भी अपने ग्लासेस पे काम करे। गूगल का पूरा प्रोजेक्ट और रहा है। इवन यहाँ पे देखा जाए तो एप्पल को भी पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, इसीलिए वो भी आज के समय में अपना स्मार्ट ग्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, जो Ray-Ban मेटा के स्टाइल में होगा। ये Q2 2027 के लिए प्लान्ड है। इसके साथ ही एक XR ग्लास के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक डिस्प्ले जैसा ग्लास देखने को मिलेगा। ये 2028 के लिए प्लान्ड है। अलग अलग एक्सेसरीज पे प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि विजन प्रो का नेक्स्ट वर्जन ये लोग शायद इस साल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ ये चिप को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे विजन प्रो का भी सस्ते और लाइट वर्जन पे भी काम करेंगे। कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट वेव होगी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी की, वो मोबाइल फोन्स नहीं होने वाले। वो मोबाइल फोन से हटके आपके जो हेडसेट या ग्लासेस होंगे वो हैं, क्योंकि Ray-Ban का मेटा ग्लास भी मैंने यहाँ पर यूज किया और उसे देख के पता चलता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी में दम है, गिमिक नहीं है, फ्यूचर हो सकता है। टेक्नोलॉजी को भी सस्ता बनाना है, लाइट वेट बताना है, बैटरी अच्छी करनी है। फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन नेक्स्ट वर्जन जब आएंगे तब यहाँ पे चीजों में और रिवोल्यूशन होगा। और हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी हम उसी स्टेट पर बैठे हैं जब 2015 में स्मार्टफोन स्पेस था। स्मार्टफोन आ रहे थे, अच्छे थे, लेकिन लोग कम लेते थे। लेकिन 16 में किसी ने सोचा नहीं था कि जियो के आने के बाद एकदम से बूम आ जाएगा और डिमांड इतनी तेजी से बढ़ जाएगी और लोग जल्दी जल्दी मोबाइल फोन्स के ऊपर अपग्रेड करने लगेंगे। अभी मोबाइल फोन्स में ठहराव आना शुरू हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वेव रहेगी वो आपके स्मार्ट AI ग्लासेस की रहेगी। देखते हैं यहाँ पर चीजें किस तरीके से इवॉल्व करती हैं। इसके बाद देखा तो स्मार्टफोन स्पेस से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो है मिस्टर माधव को लेके, जो इनका नया ब्रांड AI प्लस आने वाला है। अब AI प्लस के बारे में कहा गया कि इनकी जो कंपनी है नेक्स्ट क्वांटम शिप टेक्नोलॉजीज वो यहाँ पे
मोबाइल फोन को लॉन्च करेगी जुलाई 8 को, और कहा जा रहा है कि इस फोन की प्राइसिंग तकरीबन 5,000 रुपए होगी। एग्जैक्टली में बात किया तो दो फोन आने वाले, 4G फोन होगा जिसका नाम होगा पल्स 4G। ये यूनी एसओसी के T7250 चिप पे बेस्ड होगा और ये अफोर्डेबल प्रोसेसर, ये अफोर्डेबल चिप रहेगी। जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मेन कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 4G ओनली फोन, 5,000 रुपए तक इसकी कीमत रहेगी। 5,000 रुपए में अगर फोन आ रहा है, क्योंकि 5,000 रुपए में अच्छे स्मार्टफोन मिलते नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी सही है, डिस्प्ले सही है, कैमरा सही है, बैटरी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक भी मिल जाए, तो 5,000 रुपए के हिसाब से कोई बुरी डील नहीं होता। हालांकि देखने वाली बात है क्या ये इसके अंदर कोई कैच है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती लॉन्ग टर्म में। वो इसके साथ यहाँ पे देखा तो AI प्लस नोवा 5G इनका नेक्स्ट फोन होगा, जिसके अंदर यूनी एसओसी का T8006 nm बेस्ड चिप यूज करेंगे, जो कि 5G होगा, 50 MP का मेन कैमरा, 5000 mAh की बैटरी होगी। और ओवरऑल बात की जाए ना तो ये 7-8 हजार रुपए का मेरे को मोबाइल फोन लग रहा है। हालांकि मिस्टर माधव का ये क्लेम है कि ये लोग सबसे सस्ता और अफोर्डेबल 5G फोन और 4G फोन बनाने वाले हैं, जो मास मार्केट के लिए होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखने वाली बात है प्रोडक्ट कब तैयार होता है, कितनी जल्दी तैयार होता है और कितनी जल्दी इसको यहाँ पे मार्केट में आता है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो कंपनी है ना, ये अपने OS पर भी काम कर रही है और नेक्स्ट का क्वांटम OS पे बना रहे हैं। अब एग्जैक्टली में सच बात है कि एंड्रॉइड ही है ये, लेकिन बोला गया है कि इसके अंदर ब्लोटवेयर एप्स फालतू नहीं होंगी। इसके साथ ही जो डेटा रहेगा वो आपका स्क्रीन पे बताता रहेगा कि आपका कौन सी ऐप कौन सा जो डेटा है वो शेयर कर रही है। और इवन यहाँ पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन का डेटा जहां पहले आपका बाहर के सर्वर्स पे स्टोर किया जाता था, अब वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंडियन सर्वर पर भी रखा जाएगा, क्योंकि गूगल ने भी अपने इंडिया में सर्वर्स लगाए हैं, यानी कि जो डेटा रहेगा वो आपके इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। तो ये कुछ अच्छे इंप्लीमेंटेशन होने करे। अब बात आती है कि क्लेम्स बहुत ज्यादा करे, लेकिन ये क्लेम क्या फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि इन द एंड लोगों को बताऊं, सच बताऊं, फर्क नहीं पड़ता कि एक मोबाइल फोन अगर एक सस्ता है ना, उसके अंदर आपका डेटा कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर डेटा अगर बाहर जा रहा है ना आपका, कई लोगों से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को चाहिए सस्ते सस्ते में चीज यहाँ पर ले लो। इसी वजह से इंडिया में ब्लोटवेयर का कल्चर काफी ज्यादा चल गया था। लेकिन बात यह कि अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्रोडक्ट अगर सही प्राइस पर आ रहा है, कुछ रिवोल्यूशनरी या कुछ एकदम से अफोर्डेबल कैटेगरी में अगर कुछ नई चीज लेकर आ रहा है ना, तो हाँ, ये कुछ हद तक मार्केट में डिस्टर्ब कर सकता है। और जो छोटा सा सेगमेंट जो फीचर फोन और स्मार्टफोन के बीच में थोड़ा झूलता रहता है ना, उसको अगर ये लोग कवर करें ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला गेम यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन सीधी बात है कि इस तरीके की जो चीजें रहती है ना, वो रेस टू बॉटम रहती है, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम वाले पार्ट पे कर रहे हो और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इनके ज्यादा रहते नहीं है। इस वजह से कई सारी कंपनीज देखा जाए तो अपने आपको 7-8 हजार तक ही सीमित करके रह गई है, उसके आगे निकल नहीं पाए। बहुत अच्छे एग्जांपल्स इसके बाद इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो देख लो, ये अपने महंगे फोन निकालती है, लेकिन उनको महंगे फोन को कोई खरीदता नहीं है। लावा जैसी कंपनी 10 से 15 हजार तक ही सीमित होकर रह गई है। अभी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि लावा 50-60 हजार का फोन निकाल दे, वो एक बात रहेगी। इसके साथ ही Xiaomi जैसी कंपनी देखा जाए तो 10 से 15 हजार में वो भी यहाँ पे लिमिट हो चुके हैं। आज के समय में 30 हजार रुपए का Redmi Note उनका नहीं बिकता इधर। तो इस तरीके से सोचा जाए तो चीजें काफी अलग है। मेरे को लगता है कि ये अगर बिल्कुल मास मार्केट ब्रांड बनाएंगे कि हम सिर्फ सस्ते में खेलना है, वहीं पर जाएंगे, वहीं पर टिके रहेंगे, आगे हम मूव नहीं करेंगे, तो शायद निकल जाए। लेकिन अगर ऐसा सोचे कि हम सस्ता फोन पहले बनाएंगे, फिर हम महंगा फोन निकालेंगे कि हमारा महंगा फोन भी बिक जाए, तो शायद इतना ज्यादा सक्सेस ना देख पाए। तो यार ये कुछ बातें होती है। तो देखा तो यार ये थी इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट में। गुड बाय।